कभी सोचा है कि हजारों साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। आज हम उसी सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसके शहर प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट की महान सभ्यता से भी ज्यादा बड़े थे, ज्यादा व्यवस्थित थे, और फिर वो अचानक गायब हो गई। मतलब बिना कोई खास सुराग छोड़े पूरी की पूरी सिविलाइजेशन जैसे हवा में घुल गई। यही तो वो सबसे बड़ी पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने की कोशिश करने वाले हैं। तो आखिर ये खोई हुई दुनिया हमारे सामने आई कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और ये शुरू होती है 20वीं सदी में। देखिए, ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी, इसमें सालों लग गए। कहानी की शुरुआत होती है 1826 से, जब चार्ल्स मैसन नाम के एक शख्स ने पहली बार हड़प्पा के खंडरों को नोटिस किया, लेकिन तब किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कई दशक बीत गए और साल आया 1921, जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में पहली ऑफिशियल खुदाई शुरू करवाई। और इसके ठीक अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने एक और विशाल शहर खोज निकाला, मोहेंजोदारो। और जब डायरेक्टर सर जॉन मार्शल की लीडरशिप में ये सारी खोज दुनिया के सामने आई तो सब हैरान रह गए। एकदम से भारत का इतिहास हजारों साल और पीछे चला गया। अब ये दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया और मिस्र के बराबर आ खड़ा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। चलिए अब इस तहकीकात में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे बड़ा सुराग, वो शहर जो इन लोगों ने बनाए थे। यकीन मानिए, ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। और ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। अंदाजा लगाइए, ये आज के भारत के लगभग 1/3 हिस्से से भी ज्यादा है। उस दौर में ये दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। इसका फैलाव तो सच में कल्पना से भी परे था। अगर हम नक्शे पर देखें तो उत्तर में ये कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैली थी, और पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतकागिंडोर तक। मतलब एक बहुत बड़ा विशाल इलाका था ये। इस इतनी बड़ी सभ्यता के दो सबसे मशहूर शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदारो। इन्हें इतिहासकार पिगट ने जुड़वा राजधानियां यानी ट्विन कैपिटल्स का नाम दिया। हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, जो अपने बड़े बड़े अन्न भंडारों मतलब ग्रेट ग्रैनरीज के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहनजोदारो था सिंधु नदी के किनारे, और यहाँ की सबसे मशहूर जगह है विशाल स्नानागार AKA द ग्रेट पाथ। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इन शहरों की प्लानिंग। मतलब कमाल की अर्बन प्लानिंग थी। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। पूरा शहर ग्रिड सिस्टम में बना था, जैसा आजकल के मॉडर्न शहरों में होता है। इस शानदार डिजाइन को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम भी दिया गया है। सोचिए जरा, हजारों साल पहले। अच्छा, अगर इस सभ्यता की इंजीनियरिंग का कोई सबसे बेहतरीन नमूना देखना हो तो हमें एक खास जगह चलना होगा, धोलावीरा। पता है, धोलावीरा बाकी शहरों से थोड़ा अलग था। यह शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर था गढ़ या किला, जिसे सिटाडेल कहते हैं, जहां शायद रूलिंग क्लास के लोग रहते होंगे। फिर था मिडिल टाउन यानी बीच का शहर, और सबसे नीचे था लोअर टाउन यानी निचला शहर। यह स्ट्रक्चर बताता है कि उनका समाज कितना ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड था। पर धोलावीरा की असली खासियत तो कुछ और ही थी, और वो थी वहां की वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। मतलब कमाल का सिस्टम था। उन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय यानी रिजर्वोयर्स बनाए थे। आज से 5000 साल पहले इस लेवल की इंजीनियरिंग ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो शहर तो बड़े शानदार थे, इसमें कोई शक नहीं। पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब जरा उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में झांक कर देखते हैं। इनकी जिंदगी भी काफी दिलचस्प थी। आपको पता है, ये दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे। इनके खाने में गेहूं, जौ, चावल जैसी चीजें शामिल थीं। ये लोग डाइस यानी पासे से गेम्स भी खेलते थे। सोने, शंख और कीमती पत्थरों के गहने पहनते थे। और हां, सबसे मजेदार बात, चनुहुदड़ो नाम की जगह पर लिपस्टिक के सबूत भी मिले हैं। और ये लोग सिर्फ अपनी दुनिया में ही सीमित नहीं थे, इनका एक जबरदस्त इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। सोचिए जरा,
उस जमाने में वो राजस्थान और ओमान से तांबा मंगाते थे, दक्षिण भारत से सोना और अफगानिस्तान जैसी दूर जगहों से लैपिस लजूली जैसे कीमती पत्थर। मतलब ये एक तरह का ग्लोबल ट्रेड था जो उस वक्त चल रहा था। मोहनजोदारो के उस विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ को देखकर सर जॉन मार्शल इतने इंप्रेस हुए थे कि उन्होंने कहा था, ये अपने समय की दुनिया का एक अजूबा है। और सच पूछिए तो ये बात आज भी बिल्कुल सच लगती है। चलिए अब इस कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ चलते हैं, वो पहेलियां जो आज भी पत्थर और मिट्टी की परतों के नीचे दबी हुई हैं और जिन्हें हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। और इस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिखाई। हमें हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर उनकी भाषा में कुछ लिखा है, पर आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। सोचिए वो क्या सोचते थे, उनका इतिहास क्या था, उनकी कहानियां क्या थीं। ये सब कुछ एक ऐसे ताले में बंद है जिसकी चाबी हमारे पास नहीं है। हम उनकी भाषा भले ही ना पढ़ पाए हों, पर उनकी मान्यताओं, उनके विश्वास के बारे में हमें कुछ सुराग जरूर मिले हैं। जैसे ऐसा लगता है कि वो मातृ देवी या मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जो शायद फर्टिलिटी की देवी रही होंगी। एक मोहर पर एक सींग वाले देवता योग की मुद्रा में बैठे दिखाए गए हैं, जिन्हें कई लोग प्रोटो शिवा यानी भगवान शिव का ही एक आरंभिक रूप मानते हैं। और तो और कालीबंगन और लोथल जैसी जगहों पर अग्नि वेदियां यानी फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं, जो किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान की तरफ इशारा करते हैं। और अब आते हैं इस पूरी तहकीकात के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस इतनी एडवांस्ड फलती फूलती सिविलाइजेशन का हुआ क्या? ये सब लोग, ये शहर कहां गायब हो गए? इस सवाल का कोई एक पक्का जवाब नहीं है। कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद कोई भयानक बाढ़ आई होगी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। कुछ का मानना है कि बाहर से आए आर्य लोगों ने हमला किया होगा। वहीं कुछ वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज या फिर किसी बड़े भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। पर असल में सच क्या है, ये आज भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। तो एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने पीछे इतने बेहतरीन, इतने सुनियोजित शहर छोड़े, लेकिन हमें कोई बड़ा आलीशान महल या किसी राजा की कब्र नहीं मिलती। ये बात हमें क्या सिखाती है? क्या ये बताती है कि वो लोग असल में किस चीज को अहमियत देते थे? शायद वो व्यक्तिगत शानो शौकत से ज्यादा एक साथ रहने वाले सामुदायिक जीवन को, पब्लिक वेलफेयर को महत्व देते थे। इस सवाल पर सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?